रहा है। इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना और इसको स्किप मत करना। वीडियो की शुरुआत करते हैं थोड़ी सी बोरिंग लाइंस के साथ, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे शब्दों को सुनते जाओगे वैसे वैसे इनमें खोते जाओगे और इनकी ताकत को महसूस करते जाओगे। चलो लेट्स स्टार्ट। एक अकेले तुम हो जो अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हो, या तो बना सकते हो या फिर बर्बाद कर सकते हो। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्लास को टॉप करना चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से उन्हें पढ़ना चाहिए। एग्जाम टाइम में भी वो कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। और आजकल के कंपटीशन के जमाने में तुम्हारा अगर थोड़ा सा ध्यान भी डाइवर्ट हुआ ना तो तुम्हारी रैंक बहुत पीछे हो जाएगी, यहाँ तक कि तुम रेस से भी बाहर हो सकते हो। और आजकल माइंड डाइवर्जन का बेस्ट सोर्स है तुम्हारी जेब में रखी तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारा मोबाइल फोन, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेम्स, वेब सीरीज, इंस्टा रील्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सब में उलझे पड़े हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि कब जुलाई का सेशन शुरू होकर मार्च के बोर्ड, आईआईटी, नीट के एग्जाम आ गए हैं। वो टाइम वेस्ट करते करते यहाँ तक पहुँच गए। इस बात की रिग्रेट में है कि मेरा अब क्या होगा। तो दोस्तों, इस रिग्रेट से कि मैंने कितना टाइम खराब कर दिया है, मैंने क्यों तैयारी नहीं की, इससे बचने का एकमात्र यही तरीका है कि लगातार बिना माइंड को डाइवर्ट किए पढ़ाई करना। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे पास अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, क्योंकि सभी के पास इक्वल टाइम है। और जब तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरे पास बहुत टाइम है, तब बहुत से स्टूडेंट ये सोचकर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि यार ये मेरा लास्ट चांस है, मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। इसलिए अगर रेस में जीतना है ना तो दौड़ तो करनी पड़ेगी, वो भी बिना रुके, बिना थके। अगर तुम अपनी तैयारी बीच में छोड़ देते हो या सोचते हो कि यार कल कर लूंगा, थोड़े दिन बाद कर लूंगा, उसी वक्त एक अच्छी रैंक, एक अच्छे टॉपर बनने का सपना ना तुम्हें पीछे छोड़ देता है। और इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा फोकस्ड रहना। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपनी किताबों में फोकस होकर मेहनत करते हो तो तुम रेस जीतने के दावेदार बन सकते हो। इसके लिए तुम्हें मल्टीटास्किंग से बचना होगा और पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जब तुम कोई दूसरा काम कर रहे होते हो ना, अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हो, दोस्तों से मिलने जा रहे हो, खुद को थोड़ा सा सोने का लालच दे रहे हो, तो तुम शायद जीतना ही नहीं चाहते। इन सब से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद तुम्हारा माइंड तुम्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड को भी भैया कंफर्ट जोन चाहिए और उसे तुम कंफर्ट जोन बहुत आसानी से दे रहे हो। तो वो क्यों ना चाहेगा आराम करना, वो क्यों चाहेगा रात भर जगना। सारा खेल फोकस का है और तुमने फोकस की धज्जियां उड़ा रखी है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना फोकस के कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10 घंटे पढ़कर भी उतना आउटपुट नहीं दे पाते, जितने कुछ स्टूडेंट्स 5 घंटे पढ़कर भी आउटपुट दे देते हैं। क्योंकि 10 घंटे पढ़ने वालों में फोकस की कमी थी, उनका ध्यान कहीं और था, आधा कहीं था, आधा कहीं और था। और 5 घंटे पढ़ने वालों को पता था कि वो शांति से फोकस करके अगर 5 घंटे भी पढ़ लेंगे ना तो उनके लिए काफी होगा। उन 5 घंटों में उन्होंने अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं सोचा, उनका ध्यान कहीं और नहीं गया। और प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी आदत पड़ गई है डिस्ट्रैक्ट होने की। हमें बहुत साधारण सी बात लगती है आधे घंटे पढ़कर 10 मिनट मोबाइल चलाने वाली आदत, और वो 10 मिनट का मोबाइल चलाना पता नहीं कब 2 घंटे में बदल जाता है, पता नहीं चलता। और किसी भी काम के लिए फोकस करना कोई एक दिन का काम नहीं है। एक जगह बैठकर शांति से पढ़ने के लिए इसे रोज करना पड़ता है, इसे अपनी आदत में लाना पड़ता है, तब जाकर 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे बिना डिस्टर्ब हुए आप पढ़ सकते हो। इसलिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं या आने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने जो गोल सेट किया है ना, जो टारगेट लेकर के वो चल रहे हैं, उसको अपने माइंड में रखें, उसे याद रखें। क्योंकि अगर तुम अपना टारगेट भूल जाओगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हें उस डायरेक्शन में प्रमोट ही नहीं करेगा, तुम्हें वो पढ़ने के लिए कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि तुम्हारा टारगेट क्या है। और जब उसे तुम्हारा टारगेट पता होगा ना तो वो बार बार तुम्हें कहता रहेगा कि भाई तेरा ये टारगेट है, तुझे पढ़ना है, तुझे आज इतना पढ़ना है, फोकस करना है। इसलिए सबसे पहले तो फोकस करने पर फोकस करना सीखो, अपने गोल्स को, टारगेट को याद रखना सीखो। जितना ज्यादा और जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा फोकस होगा ना, उतने ही अच्छे तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे। बिल गेट्स ने कहा था कि मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत ही कम चीजों पर फोकस किया। अगर मैं बहुत ज्यादा चीजों पर फोकस करता ना तो मेरा फोकस सेंट्रलाइज नहीं हो पाता, मैं वो काम कभी नहीं कर पाता जो मेरा रियल टारगेट था। इसलिए कम चीजों पर फोकस करो और फोकस
फोकस को ऐसे रखो कि कैसा भी डिस्ट्रैक्शन आकर के तुम्हें तोड़ नहीं पाए, तुम्हें अपनी जगह से हिला नहीं पाए। अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करके पढ़ो जिससे वो तुम्हें बोझ नहीं लगे बल्कि तुम्हें मजा आए। खुद को ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स दो जो आप डेली कंप्लीट कर सको, क्योंकि अगर तुम्हारा बनाया हुआ टाइम टेबल तुम्हारी कैपेसिटी के बाहर होगा तो तुम्हें इस बात का स्ट्रेस होगा कि यार आज का मैं गोल पूरा नहीं कर पाया। इसलिए हमेशा अपने टारगेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके पढ़ाई कीजिए। कुछ भी काम करने से पहले अपने माइंड को अलर्ट कर लो कि ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा माइंड ही तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है। यही तुम्हें इंस्ट्रक्शन देगा कि यार थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, आज नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पढ़ तो लिया, 1 घंटा थोड़ी देर आराम कर ले। और ऐसे इंस्ट्रक्शन ये इसलिए देगा क्योंकि इसे चाहिए कंफर्ट जोन। इसलिए तुम्हें अपने माइंड को इमोशनली कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें कमांड दे इसके बजाय तुम माइंड को कमांड देना सीखो, अपने कंट्रोल में लाना सीखो। इसे तुम कहो कि भाई 1 घंटा पड़ेगा ना तो ही कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। इसे किसी भी चीज के लिए मना मत करो, क्योंकि जिस चीज के लिए आप अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट करते हो ना वो ज्यादा करने का मन करता है, इसलिए उसे उलझा के रखो। अपने माइंड को कभी भी ये मत कहो कि ये करना ही नहीं है, बल्कि ये कहो कि हाँ कर लेंगे लेकिन एक बार 2 घंटे के लिए पढ़ लेते हैं उसके बाद करेंगे। तुम सपने देखते हो और ये सोचकर पढ़ने बैठते हो कि आज पूरे 10-12 घंटे पढ़ूंगा। अभी तक तो किसी ने पढ़ना शुरू भी नहीं किया होगा, मैं ही टॉप करूंगा। और जैसे ही 1-1 घंटा पढ़ते जाते हो ना आपका माइंड आपको कहने लगता है कि आज घूम लेते हैं, आज मोबाइल चला लेता हूँ, कल से पक्का पढ़ूंगा। और इसी डाइवर्जन से तुम्हारे माइंड की हैबिट बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हारे माइंड को पता है कि तुम एक बार कहने से डाइवर्ट हो जाओगे। इसलिए अपने माइंड के आगे बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। जितना अपने माइंड के आगे बेवकूफ बनोगे उतने ही पीछे छूटते जाओगे। इसे कंट्रोल में रखो भाई, इसे भटकने मत दो, कंफर्ट जोन में आने मत दो, तभी ये पढ़ाई पर फोकस्ड रह पाएगा। अपने माइंड का डेली का क्या काम है, आप इसे पढ़ने को बोलोगे ना तो ये आपको डाइवर्ट करेगा। ये इसका साइकिल है जिसमें पहले आपको डिस्टर्ब करेगा, फिर आपको रिग्रेट करवाएगा कि यार तुमने आज का पूरा दिन खराब किया। खराब करने वाला कौन था? दिमाग। और बाद में रिग्रेट भी किसने करवाया? दिमाग ने। और फिर तुमने थोड़ा सा मोटिवेशन देगा कि यार अभी भी पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है। फिर थोड़ी देर बाद दिमाग कहेगा कि नहीं यार अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर मूवी देख लेते हैं, थोड़ी देर सो लेते हैं। और फिर सोने के बाद ये फिर से रिग्रेट करवाएगा कि यार बहुत देर हो गई सोते हुए, आज भी कुछ नहीं किया, आज भी कुछ नहीं कर पाया, आज का दिन भी चला गया। इसलिए तुम्हें बस इस माइंड के इमोशनल साइकिल को तोड़ना है, जो तुम तभी कर पाओगे जब तुम अपने माइंड को टेक कर पाओगे, तभी तुम जीत पाओगे, तभी तुम टेक कर पाओगे, तभी अपना एग्जाम आराम से लिख पाओगे। क्विक डिसीजन लेना सीखो। जैसे किसी काम को करने बैठो ना तो तुरंत खुद को कमांड दो कि यार बस जस्ट 5 सेकंड में ये काम शुरू करना है, क्योंकि वो 5 के सेकंड है ना, वो टाइम तुम्हारे आने वाले 2-3 घंटे डिसाइड करेगा। अगर तुमने उन 5 से 10 सेकंड में खुद को हरा दिया, तुरंत अगर डिसीजन नहीं लिया, तुरंत वो काम शुरू नहीं किया, तो फिर टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आपको उठना है, आपका अलार्म बज रहा है, तो तुरंत अलार्म बजते ही उठ जाओ। वहां से वो 5 सेकंड का टाइम ना तुम्हारे डिसीजन मेकिंग के लिए काफी होना चाहिए, क्योंकि अगर तुरंत डिसीजन नहीं लिया तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कंफर्ट जोन में जाने के लिए कन्विंस कर ही लेगा, तुम्हें वापस सोने के लिए मजबूर कर ही देगा। इसलिए जब भी किसी एक काम को छोड़कर दूसरा काम शुरू करो ना तो उसमें 5 से 10 सेकंड से ज्यादा डिसीजन लेने का टाइम नहीं लगना चाहिए। और जब पढ़ाई शुरू कर दो, थोड़ी देर बाद तुम्हें लगे कि तुम डिस्टर्ब होने वाले हो, डिस्टर्ब होने लगे हो, तब अपने माइंड को फिर से बेवकूफ बनाओ कि यार 5-10 मिनट बाद में उठेंगे, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, उसके बाद पक्का घूमने चलेंगे, फिर वापस पढ़ने लग जाओ। इससे तुम्हारा सीटिंग टाइम बढ़ता जाएगा, तुम्हारा माइंड भी तुम पर हावी नहीं होगा, क्योंकि तुम इसे बार बार ये लालच दे रहे हो कि हाँ करेंगे वही जो ये कह रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद में। और तुम्हारे माइंड को ये लगता रहेगा कि हाँ थोड़ी देर और पढ़ लेता हूँ, 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में आराम करने को मिलेगा। और यही है इमोशनल कंट्रोल, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना, जो फोकस रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई करते करते जब रिग्रेट आने लग जाए ना, तब समझ लेना कि तुमने काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, क्योंकि रिग्रेट तभी आता है जब हम अपना ही बनाया हुआ टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए रिग्रेट से बचना है ना तो डेली का काम डेली ही होना चाहिए। इसीलिए जीवन में बड़ी सफलताओं का स्वाद चखने के लिए इंसान के भीतर धैर्य का होना बेहद आवश्यक है। चाहे जॉब में करियर बनाना हो, बिजनेस सेट करना हो या फिर अपने सपनों को पूरा करना हो, सब्र सफलता के सफर में मील के पत्थर का काम करता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम 2 मिनट में बन जाने वाली मैगी की तरह सब कुछ जल्दी से हासिल कर लेना चाहते हैं, जिसके चलते सब्र और धैर्य जैसे कॉन्सेप्ट कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में
हम धैर्य और बड़ी सफलताओं को हासिल करने में धैर्य यानी पेशेंस कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास जाता है और उनसे कहता है, मुनिवर, मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं किसी एक लक्ष्य पर लंबे समय तक टिक ही नहीं पाता हूँ। मैं अक्सर उत्साह में आकर अपने लिए कोई एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता हूँ और कुछ समय तक उस पर काम भी करता हूँ, लेकिन कुछ समय पश्चात जब मुझे मन चाहे परिणाम नहीं मिलते तो मेरा मन उस काम से ऊबने लगता है, भटकने लगता है। फिर मैं उस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम को अपना लक्ष्य बना लेता हूँ और फिर उस लक्ष्य के साथ भी यही होता है। जब मुझे उसमें भी अपने मन चाहे परिणाम नहीं मिलते तो मैं उसे भी छोड़ देता हूँ और किसी तीसरे काम को अपना लक्ष्य बना लेता हूँ और सालों से मेरे साथ यही होता आ रहा है। मुझे ये भी पता है कि अपने बार बार लक्ष्य बदलने की आदत की वजह से ही मैं आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपनी इस आदत को छोड़कर एक लक्ष्य पर तब तक टिका रह सकूं जब तक मैं उस लक्ष्य को हासिल न कर लूं। महात्मा जी ने उस व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहना शुरू किया, सब्र का फल मीठा होता है। ये प्रसिद्ध मुहावरा तो तुमने सुना ही होगा, जिसका अर्थ है धैर्य के साथ काम करने से परिणाम अच्छे मिलते हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि परिणाम हर बार हमारी उम्मीद के अनुसार और अच्छे ही हों। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद कुछ न कुछ कमी रह जाती है और परिणाम हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं करता। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग अपना धैर्य खो देते हैं, जबकि ऐसे समय में ही इंसान के धैर्य की असली परख होती है। सब्र का टूट जाना अक्सर एक आम बात है और ये तब होता है जब चीजें उतनी जल्दी नहीं होती जितना हम चाहते हैं। लेकिन यह आदत आम बात तभी तक है जब एक निश्चित समय के लिए हो और इससे होने वाले नुकसान कम हो। बार बार और जल्दी जल्दी अपने धैर्य को खोना हमें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। साथ ही यह हमारे सामाजिक जीवन को भी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि बार बार अपना सब्र खोने से लोगों का हम पर से विश्वास पूरी तरह खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, ऐसी मानसिकता के साथ तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित कैसे रह पाओगे। और आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मन को भटकाने वाली इतनी सारी चीजें हैं, ऐसी स्थिति में लंबे समय तक किसी एक काम पर अपने ध्यान को लगाए रख पाना मुश्किल होता जा रहा है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है मन को शांत रखने का प्रयास और जागरूकता का अभ्यास करना। जागरूकता यानी मन को वर्तमान में स्थिर और केंद्रित रखना। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें डूब जाना, खो जाना, लीन हो जाना ही जागरूकता है, ध्यान है। इसमें अतीत या भविष्य से ध्यान हटाकर पूरी तरह वर्तमान में रहना होता है और तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे पूरी तरह से महसूस करना है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे नियमित रूप से करने से तुम इसे जिंदगी के हर पहलू में लागू कर सकते हो। जागरूकता और ध्यान का अभ्यास करने के कई गजब के शारीरिक और मानसिक फायदे होते हैं। जैसे इसके नियमित अभ्यास से अच्छी नींद आती है, तनाव कम होता है, इंसान पूरे दिन हल्का और खुश महसूस करता है, साथ ही मन शांत रहता है और एकाग्रता भी बढ़ती है, जिससे लोग अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। ध्यान और जागरूकता का महत्व और इसके फायदों के बारे में जानने के बाद अब अगला प्रश्न उठता है कि जागरूकता का अभ्यास कैसे करना है और कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तुम्हें एक मजबूत इरादा बनाना चाहिए और इसके फायदों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें यह अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम जागरूकता या ध्यान का अभ्यास क्यों करना चाहते हो। जब इसके पीछे कोई मजबूत कारण होगा तभी तुम इस अभ्यास को लंबे समय तक कर पाओगे। जैसे किसी के लिए ये कारण अपना तनाव कम करना हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए अच्छी नींद आना। तो सबसे पहले तुम्हें यह तय करना है कि ध्यान या जागरूकता के अभ्यास के पीछे का तुम्हारा अपना कारण क्या है। अब जब तुमने तय कर लिया कि तुम्हें अभ्यास क्यों करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने अतीत और भविष्य के फालतू विचारों को बाहर का रास्ता दिखाना है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारी ऊर्जा अतीत के लिए पश्चाताप या भविष्य की चिंता करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान देकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। तुम्हें अपने आज के लक्ष्यों पर ध्यान देकर अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेनी है। अब यहाँ जागरूकता के अभ्यास में दूसरी बात आती है ध्यान देने की, यानी खुद को एकाग्रचित करने की। और इसके कई तरीके हैं। पहला, तुम किसी शांत जगह पर आरामदायक स्थिति में बैठ जाओ और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दो।
कि कैसे सांस तुम्हारी नाक से तुम्हारे शरीर के अंदर जा रही है और फिर कैसे बाहर निकल रही है। सारा ध्यान सिर्फ इसी पर लगाना है। दूसरा तरीका है कि तुम शांति से बैठकर अपने मन में चलने वाले विचारों पर ध्यान दे सकते हो। तुम्हें मन में चल रहे विचारों को सिर्फ देखना है, किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है। विचार आएंगे और गायब हो जाएंगे, तुम्हें बस देखना है। सड़क के किनारे बैठे उस आदमी की तरह जो वहां से आते जाते राहगीरों को देख रहा है लेकिन किसी को रोक नहीं रहा। या कुछ लोग अपने भगवान या मंत्रों का जाप भी करते हैं। जिसका जहां मन लगे या जिसके लिए जो तरीका काम करे सभी सही है, पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने की, एकाग्रचित रहने की, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो। इसी तरह जागरूकता का अभ्यास करने का एक और जबरदस्त तरीका है और वो है अभी वर्तमान में तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान देना। जैसे किसी चीज की आवाज, सुगंध, हवा, या फिर तुम कहीं चल रहे हो तो उसके आसपास की हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान दो। ऐसे ही अगर कुछ खा रहे हो तो उसका स्वाद, आकार, रंग, सुगंध, हर एक चीज को देखते और महसूस करते हुए उसे खाना। इस तरह अपनी सारी इंद्रियों की मदद से जागरूकता का अभ्यास बड़े ही शानदार तरीके से किया जा सकता है। इसमें अलग से किसी शांत जगह जाने की जरूरत नहीं, बल्कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो बस उसे महसूस करना है। अपनी जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी ऐसी स्थिति में जरूर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि वह अटक चुका है, उसे आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता, उसकी सफलता रुक सी जाती है। असल में हम कितनी ही सटीक योजना क्यों न बना लें, कुछ बाहरी परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, या फिर कभी हम अपनी क्षमताओं का सही अनुमान नहीं लगा पाते और ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उस समय हमारे लिए हासिल कर पाना लगभग असंभव होता है। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं लेकिन अपनी योजना पर लंबे समय तक काम नहीं कर पाते और हार मानकर अपना लक्ष्य बदल देते हैं या फिर योजना। जबकि बहुत बार ऐसे पलों में बस एक धक्के की जरूरत पड़ती है जो हमें फिर से उत्साहित कर सके। जब किसी काम में हमारी प्रगति हमारी उम्मीद से कम होती है या फिर नहीं होती, तब हम सबसे पहले उस काम को ही छोड़ देना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि यही सबसे आसान काम लगता है उस समय। लेकिन यही बात सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि अगर बार बार हार मान लेने की आदत पड़ गई तो फिर किसी भी काम में सफल होना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। सबसे पहले जो हो रहा है उसका सही मूल्यांकन करना, गलतियों का पता लगाना और फिर उसके हिसाब से योजनाओं को नए तरीके से बनाने की जरूरत होती है। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान के काम पर अपना ध्यान लगाना और मन लगाकर अपने काम को पूरी जागरूकता के साथ करना तुम्हें फिर से अंदर से उत्साह से भर देगा। तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना है कि मुश्किलें और असफलताएं भी जिंदगी का एक हिस्सा हैं। ये हमें कुछ नया सिखाते हैं और हमारे व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी मानसिकता को एक नई सोच देकर तुम सफलता के बीच में आने वाली छोटी छोटी असफलताओं को एक मौके के रूप में देख सकते हो। तुम्हें अपने अंदर एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करनी चाहिए जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रखेगा। तुम अपने सोचने का नजरिया बदलकर अपनी परिस्थितियां बदल सकते हो। हमेशा ऐसे लक्ष्य तय करो जो हासिल किए जा सकते हो। अक्सर असफलता या आगे न बढ़ पाने का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि व्यक्ति खुद से ऐसी उम्मीदें पाल लेता है जिसे पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और फिर वह जल्दी ही निराश और उदास हो जाता है। अगर तुमने समाज या घर वालों के दबाव में आकर कोई ऐसा लक्ष्य तय कर लिया जो ना तो वास्तविक है और ना ही पाने योग्य है, तो फिर तुम उसे पाने के लिए चाहे कितनी ही अच्छी योजना बना लो, सफलता मिलने की संभावना बहुत ही कम होगी। हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग सालों साल अवास्तविक लक्ष्य बनाकर उसके पीछे बर्बाद कर देते हैं और आखिरकार एक दिन थक कर हार मान लेते हैं। जबकि अगर सही योजना और कड़ी मेहनत के बाद भी तुम्हें उचित परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो फिर तुम्हें अपने लक्ष्य में कुछ बदलाव करने की जरूरत है और ऐसा करने से तुम किसी से कमतर नहीं हो जाते। हम सब अलग हैं, हमारे अंदर अलग अलग विशेषताएं हैं, हमारी सोच अलग है, हमारी परिस्थितियां अलग थी, हमारे सपने अलग हैं। इसीलिए किसी की देखा देखी, किसी की नकल ना करके, किसी के दबाव में ना आकर तुम अपने लिए वो लक्ष्य बनाओ जो तुम्हारे लिए सबसे सही हो। तभी तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हो और इसमें सफल होने की सबसे ज्यादा संभावना भी है। जब लोगों को उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलते तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने ये लक्ष्य क्यों बनाया था।
अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए जब हम योजना बनाते हैं तो इसके पीछे दो प्रमुख कारण होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। जब किसी भी काम में प्रगति धीमी पड़ जाए या तुम्हारा आगे उस काम को करने का मन ना करे या फिर तुम हार मान लो कि अब मुझसे नहीं होगा, ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने क्यों को याद करना है कि तुमने ये लक्ष्य क्यों बनाया था। खुद को याद दिलाना है कि अगर तुम हार मान लोगे तो इससे तुम्हारे अपने और तुमसे जुड़े लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने लक्ष्य के पीछे के मजबूत कारणों को याद करना तुम्हें ऐसी स्थिति में हौसला देगा जब तुम हार मानने वाले होगे। हमारी उम्मीद यह बताती है कि जो काम हम कर रहे हैं उसका परिणाम कैसा होना चाहिए। हम कितनी और कैसी उम्मीद रखेंगे यह बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे हमारे अतीत के अनुभव, समाज की राय, बाहरी परिस्थितियां इत्यादि शामिल हैं। तुमने भी अनुभव किया होगा कि जब तुम्हारे परिवार, समाज या आसपास के लोग अच्छा कर रहे होते हैं तो तुम्हारे ऊपर भी उनसे अच्छा करने का तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसी स्थिति में तुम्हें किसी की देखा देखी या दबाव में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी काबिलियत, समय, परिस्थिति, जानकारी के अनुसार ही अपना लक्ष्य तय करके उस पर काम करना चाहिए। वैसे भी इस दुनिया में सबके सारे सपने कहाँ पूरे होते हैं, लेकिन उम्मीद पूरी न होने की स्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग नए सिरे से, नए जोश के साथ उस काम को पूरा करने में जुट जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिस्थिति में लोग इतनी अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हमारी सोच और क्षमताएं अलग अलग हैं। वैसे उम्मीद या अपेक्षाएं रखना गलत नहीं है, क्योंकि ये हमें अंदर से उत्साहित और जोशीला बनाए रखती हैं। लेकिन जरूरत से अधिक उम्मीद और अपेक्षाएं रखना चिंता और तनाव का कारण बन सकती है। इसीलिए हमारी अपेक्षाएं हमेशा वास्तविक होनी चाहिए, क्योंकि निराशा का सबसे बड़ा कारण होता है अवास्तविक लक्ष्य बना लेना। तुम्हें अपने लक्ष्य तय करने से पहले अपनी योग्यता, जानकारी, पसंद, परिस्थितियां, समय और उपलब्ध संसाधन पर ध्यान देना चाहिए और उसी के अनुसार अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, ताकि तुम अपनी क्षमताओं और जानकारियों का सही उपयोग करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सको, न कि किसी की देखा देखी या प्रभाव में आकर खुद को ऐसे काम में झोंक दो जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी कि सिर्फ परिणाम की लालच में काम ना करें, बल्कि उसके सफर का भी आनंद उठाएं। परिणाम मिलने में समय लगता है और बहुत बार वो हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाता, लेकिन जब हम उस काम की प्रक्रिया में खुशी महसूस करना शुरू कर देते हैं तब हम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे होते हैं। फिर वह काम हमारे लिए काम नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। सफलता की राह पर अक्सर उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, बहुत सी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह बहुत बार परिणाम तुम्हारी सोच के बिल्कुल विपरीत होगा, लेकिन अगर तुम्हें उस काम को करने में ही आनंद आ रहा है तो तुम उदास और हताश होने से बच जाओगे। कहते हैं कि जिंदगी का क्या भरोसा कब किस मोड़ पे ले आए। जीवन पूरी तरह से अनिश्चित है और हमेशा हमारी योजना के अनुसार चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बाहरी परिस्थितियां भी अपना असर डालती हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं चलता। इसीलिए जरूरी है कि हमारी उम्मीदों में थोड़ा लचीलापन हो। हमें किसी भी तरह के अनचाहे परिणाम के लिए हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इससे अचानक परिस्थितियां बदलने पर व्यक्ति को सदमा नहीं लगता और वो सकारात्मक सोच के साथ आगे आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना कर सकता है। धैर्य टूटने और निराशा में डूबने का अगला सबसे बड़ा कारण है दूसरों से अपनी तुलना करना। क्या चीते की रफ्तार की तुलना हाथी की चाल से करके इन दोनों में से किसी एक को दूसरे से कम समझना सही है? क्या शेर और मगरमच्छ की तुलना की जा सकती है? ये दोनों ही अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं। ऐसे ही हम सब भी एक दूसरे से अलग हैं, हमारा व्यक्तित्व अलग है, इसीलिए तुलना किसी भी प्रकार से फायदेमंद नहीं होती। हर किसी का अतीत अलग था, परिस्थितियां अलग थी, परवरिश अलग थी। दूसरों से बेवजह की तुलना करना हमें तनाव में डाल सकता है, जो हमारे काम और स्वास्थ्य दोनों के लिए सही नहीं है। इसीलिए दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय अपने काम पर ध्यान लगाओ। लक्ष्य हासिल करने की दिशा में मनचाहे परिणाम न मिलने पर कभी खुद को दोष मत दो। खुद के प्रति ज्यादा कठोर होना भी सही नहीं है, क्योंकि लगातार खुद को दोष देते रहने से हालात तो बदलेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बुरी तरह से प्रभावित होगा, जिसका परिणाम ये होगा कि तुम फिर नए तरीके से शुरुआत करने में खुद को बेबस महसूस करोगे। कहते हैं जैसा इंसान सोचता है एक दिन वैसा ही बन जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम इस बात को लेकर जागरूक रहें कि हमारे मन में किस तरह के ख्याल ज्यादा आते हैं। खास तौर पर सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के ठीक बाद आने वाले विचार हमारी जिंदगी बदल देने वाले होते हैं, क्योंकि रात में सोने से पहले हम जो सोचते हैं हमारा अवचेतन मन पूरी रात उस पर काम करता है।
कबीर दास जी ने एक बार कहा था कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी हमें अपने आसपास ऐसे लोग जरूर रखने चाहिए जो बिना किसी डर, संकोच और लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से हमें हमारी गलतियों और कमजोरियों के बारे में बता सकें। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वो हमारे शुभ चिंतक होने चाहिए, हमें सही से समझने चाहिए, क्योंकि सिर्फ तारीफ करके अपना काम निकलवाने वाले लोग हमें गलत रास्ता दिखा सकते हैं, वहीं सिर्फ कमियां ढूंढने वाले लोग हमें निरुत्साहित कर सकते हैं। हमें सही लोगों की पहचान करनी आनी चाहिए। जिस तरह से तुम अपनी तारीफ को खुले दिल से स्वीकार करते हो, उसी तरह अपनी आलोचनाओं को भी स्वीकार करना सीखना होगा। तभी तुम खुद को बेहतर बना पाओगे और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। जीवन में मुश्किलें या चुनौतियां आने पर सबसे पहले वही लोग अपना धैर्य खोते हैं जिनका मन अशांत और बेचैन होता है, यानी जिनके मन और शरीर के बीच का तालमेल ठीक नहीं होता। तो अगर लोग अपने मन और शरीर के बीच ठीक से तालमेल बैठाना सीख लें, यानी खुद को शांत रखना सीख लें, तो वो ज्यादा धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि शरीर और मन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे हर सुबह ध्यान का अभ्यास करना, गहरी सांसें लेना, जागरूकता का अभ्यास करना, प्रकृति के साथ जुड़ना, योग और प्राणायाम जैसे अभ्यासों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना इत्यादि। एक और चीज जो व्यक्ति को ज्यादा धैर्यवान और खुशहाल बनाती है वो है आभार व्यक्त करना। जब इंसान का पूरा ध्यान उस चीज पर होता है जो उसके पास नहीं है, तो यह बात उसके अंदर बेचैनी पैदा करती है। फिर वह इस बेचैनी में आकर अपना धैर्य खो देता है और ऐसे निर्णय लेने लगता है जो उसे असफलता की ओर ले जाते हैं। फिर यह असफलता उसे और बेचैन कर देती है और फिर इस तरीके से यह एक चक्र बन जाता है जिस पर व्यक्ति उलझकर रह जाता है। आभार व्यक्त करना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम जानबूझकर जिंदगी में होने वाली अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं और उसके लिए खुशी महसूस करते हैं। हमें हर दिन थोड़ा समय निकालकर हर उस छोटी से छोटी चीज के लिए भी आभार प्रकट करना चाहिए जिसने हमारे जीवन को खुशहाल, समृद्ध और आसान बनाया है। धन्यवाद अदा करने का यह अभ्यास हमारी मानसिकता को बदलकर हमारे अंदर धैर्य विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली चीज जो इंसान के अंदर धैर्य विकसित करती है वो है अपने समय का सही उपयोग करना। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग अक्सर समय की कमी का रोना रोते रहते हैं, जबकि यह सबके पास एक बराबर है। दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। इसी समय का सही उपयोग करके कुछ लोग बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, तो कुछ लोग ठीक से अपने दिन का काम भी खत्म नहीं कर पाते। इन दोनों ही प्रकार के लोगों में सिर्फ एक ही फर्क है और वो है अपने समय का सही उपयोग करना। समय का सही उपयोग करने की दिशा में पहला कदम है अपनी प्राथमिकताएं तय करना, यानी उन कामों को निश्चित करना जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। फिर उन्हें पूरा करने की योजना बनाकर एक समय सीमा तय करना। काम पूरा करने की समय सीमा निश्चित करना जरूरी है, क्योंकि यही हमें अनुशासित रखती है, वरना टाल मटोल करना तो इंसानी स्वभाव है। अपने दूर के बड़े लक्ष्यों को तय करने के बाद उनको पूरा करने की योजना को दिन, हफ्ते और महीनों में बांटना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। जब इंसान के पास अपने काम को पूरा करने की एक अच्छी योजना होती है, तो फिर फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद करना भी कम हो जाता है और हम अनुशासित बने रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने लक्ष्य भी बना लिया, योजना भी बना ली, दिन, हफ्ते और महीनों में उसे तोड़ भी लिया, लेकिन कभी कोई मेहमान आ गया या फिर किसी दोस्त ने कभी कहीं जाने की बात कर दी, तो हमारी सारी योजना ही खराब हो जाती है। लेकिन अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में हमें ना कहना भी आना चाहिए, क्योंकि हर समय हर किसी के लिए उपस्थित रहना हमें हमारे लक्ष्य से भटका देता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ना कह पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, तो कुछ लोग नजरअंदाज करके बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह एक सही तरीका नहीं है। हमें अपने काम और स्थिति के बारे में बताते हुए उन्हें मना करने का उचित कारण देना चाहिए। अगर वो लोग सच में हमारे शुभचिंतक या हमें समझने वाले होंगे तो वो हमारे साथ बहस या जबरदस्ती नहीं करेंगे। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी हस्तियां हुई हैं, सभी में एक बात समान है कि उन्होंने समय और धैर्य का महत्व समय रहते समझ लिया था। जब हमें कोई दूरगामी लक्ष्य हासिल करने होते हैं तो उसकी सफलता के लिए धैर्य का होना बेहद आवश्यक है। ये बात उन सबने जान ली थी। कुछ लोग धैर्य और सब्र को गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है कि हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करना ही धैर्य है,
जबकि धैर्य एक सतत चलने वाला कर्म है। धैर्य के साथ लगातार परिश्रम करना भी जरूरी है, तभी हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य हासिल करने की दिशा में धैर्य को विकसित करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में निर्णय लेने पर ज्यादा संभावना है कि हमारा निर्णय गलत दिशा में होगा। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले इसके फायदे और नुकसान पर सोचना और उसके बाद सही से निरीक्षण करके उचित निर्णय लेना ही निर्णय लेने का सही तरीका है। लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया के लिए हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। हमें तुरंत परिणाम हासिल करने के चक्कर में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटा रास्ता कभी सही नहीं होता। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना भी खतरे से खाली नहीं होता। अगर धैर्य के साथ सभी उपलब्ध विकल्पों के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर अपनी समझ का सही उपयोग करके उसमें से अपने लिए सही निर्णय लेते हैं तो हमारी सफलता की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और जब किसी काम की शुरुआत इस तरीके से होती है तो समझो आधा काम पूरा हो गया। हमें लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करने और एकाग्रचित बने रहने की जरूरत होती है। जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो भटकाव आसान हो जाता है। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिनके लिए कितना ही प्रयास कर लिया जाए लेकिन उन्हें एक निश्चित समय के बाद ही हासिल किया जा सकता है। लेकिन इतने समय तक लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहना आसान काम नहीं। इसके लिए सही योजना, दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य की जरूरत पड़ती है। धैर्य हमें अनुशासित भी बनाता है और काम के बीच में भटकाव और चिंता से दूर रखता है। तुरंत मिलने वाले परिणाम हमें और जल्दी हासिल करने का लालच देते हैं। इससे होता ये है कि हम जो भी छोटी छोटी सफलता या लक्ष्य हासिल करते हैं उसके लिए खुश होना भूल जाते हैं, जिससे हमारे अंदर उस छोटी सफलता का उत्साह नहीं आ पाता और हम उसी तनावपूर्ण स्थिति में बने रहते हैं जो काम के बीच में होती है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। हर काम के लिए एक निश्चित समय लगता है। बदलता मौसम भी इस बात को सिद्ध करता है। बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में समय, दृढ़ता और धैर्य लगता है। बड़े लक्ष्य के लिए बड़े धैर्य की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि धैर्य हमें डटे रहने में मदद करता है। ऐसे समय में जब कोई परिणाम मिलता ना दिखाई दे, धैर्य हमारी निराशा को दूर करता है और हौसला बढ़ाता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लंबे समय तक पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ लगे रहते हैं। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त की और वो मौन हो गए। उस व्यक्ति को भी धैर्य और सफलता प्राप्ति में धैर्य के महत्व का अर्थ पता चल चुका था। उसने इस जानकारी के लिए महात्मा जी का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। आज का ये वीडियो पेश है एक ऐसे शख्स की कहानी पर जो जितना मोटिवेट करे उतना कम है। इस बंदे की सक्सेस स्टोरी इतनी पावरफुल है कि इसे सुनने के बाद आपके पास ना कोई बहाना शेष बचेगा और ना ही मोटिवेशन की कमी रहेगी। सीधी भाषा में बोलूं तो आपका दिमाग हिल जाएगा, ठिकाने आ जाएगा। मुझे तो लगता है इन लोगों को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि खुद मोटिवेशन को ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा। हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पहले भी इनके बारे में सुन रखा हो। मैंने भी बस ऊपर ऊपर से देखा था, लेकिन जब मैंने इनकी कहानी एकदम डेप्थ में जानी तो भाई साहब कसम से मेरी नस नस में आग लग गई। और अब यही पागलपन वाली आग मैं आप सभी के दिलों में लगाऊंगा। बस वीडियो को आखिर तक देखना, कुछ भी गलती से भी मिस मत करना। 17 फरवरी 1975 न्यूयॉर्क के बफेलो नाम के एक बहुत ही छोटे और गरीब गांव में एक लड़के का जन्म होता है। जब भी कोई बच्चा अक्सर घर में पैदा होता है तो उस वक्त घर में खुशी का माहौल होता है। लोग खुश होते हैं, बच्चों को दुआएं मिलती हैं। इस बच्चे के साथ एकदम उल्टा था। हालांकि इसकी माँ अपने बेटे के जन्म से बहुत खुश थी, लेकिन इसका बाप बहुत क्रूर था। इस बंदे का बचपन बहुत गंदा बीता। ये एक बहुत ही हिंसक माहौल में पला बड़ा। इसका बाप बहुत ही हिंसक और बहुत ही शराब पीने वाला था, जिस वजह से अक्सर वो इसे और इसकी माँ को पीटता था। ये सब होते होते अब ये बंदा भी टूट चुका था। कुछ भी हो था तो वो एक बच्चा ही, कितना बर्दाश्त करेगा। एक दिन इसने देखा कि इसका बाप इसकी माँ को बुरी तरह पीट रहा है, तो उस दिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और सीढ़ियों से सीधा अपने बाप की पीठ पर कूदा और अपनी माँ को बचाया। लेकिन वो अभी सिर्फ 8 साल का बच्चा था, तो कितनी ताकत होगी उसमें। उसके बाप ने इसे भी पीटा और ये सब इसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस इंसिडेंट के बाद ये बंदा अपनी माँ और अपने भाई के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने उस जुल्मी बाप को छोड़कर न्यूयॉर्क शहर से 500 मील दूर ब्राजील के इंडियाना शहर चला जाता है। माफ करना, इस बंदे का नाम बताना भूल गया। इस बंदे का नाम है डेविड गोगिंस। डेविड को लगा कि यह अब उसकी और उसके परिवार की जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत होगी, क्योंकि अब उसका पीछा उसके उस जालिम बाप से छूट गया। लेकिन वो गलत था। अभी उसे बहुत कुछ सहना था। यहाँ से उसकी जिंदगी की असली जंग शुरू होती है।
डेविड चाहता था कि उसे और उसके परिवार को एक अच्छा घर मिले जहां वो सेफ फील कर सके, लेकिन यहाँ तो रहने को कोई छोटा सा कमरा मिल जाए वही बहुत था। डेविड अच्छा नहीं दिखता था, थोड़ा अजीब था, काला सा लड़का जो शरीर से भी मोटा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था। और उसके इस बॉडी पोस्चर की वजह से उसके स्कूल में उसे दूसरे बच्चे बहुत बुली करते। उसके क्लासमेट्स उसे इतना अजीब दिखने की वजह से चिढ़ाते रहते, उसके मजे लेते। वो बाहर से दिखाता नहीं था, मगर अंदर से ये बंदा भी बुरी तरह टूट रहा था, मगर फिर भी ये इन सबको सहता। उसकी माँ उसके और उसके भाई के सर्वाइवल के लिए 3 अलग अलग नौकरी करती थी। डेविड को एक बीमारी थी, लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से। वो अपनी माँ से कुछ भी शेयर नहीं करता था कि उसके क्लासमेट्स उसे कितना चिढ़ाते हैं और कितना परेशान करते हैं। उसने ये बात भी अपनी माँ को नहीं बताई कि उसे एक तरह की बीमारी है जिससे वो कुछ भी पढ़ नहीं सकता, कुछ भी सीख नहीं सकता। वो अपनी जिंदगी की कोई भी ऐसी बात अपनी माँ को नहीं बताना चाहता था जिससे उसकी माँ को तकलीफ हो। उसे स्कूल और क्लास के बच्चे हमेशा बुली करते, बुरी तरह उसे परेशान करते। इस वजह से वो उनसे बचने के लिए स्कूल बहुत कम जाता था, लेकिन अपनी माँ को दिखाने के लिए हमेशा वो घर से निकलता और जितना दूर उसका स्कूल होता उतना दूर जाता, ताकि उसकी माँ को लगे कि वो हर रोज स्कूल जाता है। उसे याद करने में और पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। इसी वजह से वो लड़का 4th क्लास से लेकर अपने हाई स्कूल तक लगातार चीट करके पास हुआ। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन एक दिन ये सच उसकी माँ को पता चल ही गया जब स्कूल से एक लेटर डेविड के घर आया जिसमें लिखा था कि डेविड का 50% अटेंडेंस है ही नहीं। इस लेटर से उसकी माँ को बहुत दुख हुआ और उन्होंने डेविड को बहुत डांटा और उस लेटर को डेविड के बेड पर पटक दिया। उस दिन डेविड असल मायनों में टूट चुका था, क्योंकि उसकी माँ के दिल से अब वो उतर गया था। अब वो अपने एक ब्राइट फ्यूचर का होप बुरी तरह खो चुका था। वो समझ गया था कि ऐसी किसी भी परेशानी से भागना सॉल्यूशन नहीं है। अगर फ्यूचर चमकाना है तो कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन तो लेना ही होगा। उसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए यूएसए एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया। यूएसए एयरफोर्स का एक ऐसा यूनिट जो पानी में जाकर पायलट्स की जान बचाते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये थी कि डेविड एक बहुत ही वीक स्विमर था। वो पानी में उतरने से बहुत डरता था। उसने जैसे तैसे रगड़कर एग्जाम निकाला और ट्रेनिंग ज्वाइन की। उसे वहाँ की ट्रेनिंग बहुत हार्ड लगने लगी। इसी बीच उसे एक दहलाने वाली न्यूज पता चलती है कि उसे एक और बीमारी है, साइकिल सेल एनीमिया की बीमारी, जिसमें इंसानी जिस्म में खून की कमी होने लगती है। इसी वजह से उसे 1 वीक का रेस्ट दिया गया। एक हफ्ते डेविड के पास मौका था दोबारा यूनिट ज्वाइन करने का, लेकिन उसने अपने डायग्नोसिस का बहाना बनाकर मना करते हुए कहा कि उसे उसकी जान खतरे में लगती है। डेविड ने जब ये कंडीशन सामने डाली तो उसे फिजिकल ट्रेनिंग के प्रेशर से आजाद कर दिया गया। और यही तो उस वक्त डेविड चाहता था। असल में उसे डर लगता था पानी में उतरने से, और जब उसे इस यूनिट से शिफ्ट किया गया तो अब उसकी ड्यूटी बस बाहरी सरफेस की थी। वो अब भी यूएसए एयरफोर्स का हिस्सा था। वो पानी के डर से तो बच गया, लेकिन जिंदगी में आगे मिलने वाली चुनौतियों से कैसे बचेगा। डेविड एक एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करने में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बार बार फेल हो रहा था। तो इस वक्त उसने एक मेथड सीखा जिसमें अगर वो किसी भी इंफॉर्मेशन को बार बार लिखता है तो वो उसे याद हो जाता है। ये एक ट्रिक जरूर थी, लेकिन इसने उसका एक पर्सपेक्टिव चेंज किया जिंदगी की डिफिकल्टीज को लेकर कि सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है। इंस्टेड हम कंप्लेन नहीं, उसे फाइंड आउट करें। उस यूनिट में रहकर डेविड ने बहुत कुछ सीखा। डेविड ने 4 साल एयरफोर्स में बिताए और अब उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। फिजिकल ट्रेनिंग नहीं थी, इस वजह से वो दबा कर खाता था और पैसे भी अच्छे बना रहा था। उसने एक बहुत ही अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना लिया, जिस वजह से उसने अपना 60 किलो वजन बढ़ा लिया था। इस तरह बहुत जल्द अब उसकी जिंदगी एक नई दिशा लेने वाली थी। एक शाम करीब 8 बजे जब वो अपने घर आया तो हर बार की तरह टीवी ऑन करके शावर लेने चला गया। और उस रात जब वो शावर लेकर बाहर आया तो टीवी पर एक शो चल रहा था जिसमें कुछ लोग गहरे पानी की तलहटी में कूदकर किसी एक्ट को कर रहे थे। ये असल में नेवी सीएल की एक बहुत ही कड़क ट्रेनिंग थी। जब डेविड ने ट्रेनिंग को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार वो अपने डर, बुज़दिली और कायरता से आमने सामने हुआ था। उसने आज असली मर्दों को देखा, वही नेवी सील्स जो इतने जिगरे के साथ पानी में उतरते हैं और इतनी हार्ड ट्रेनिंग को अंजाम देते हैं। उस रात अचानक उसने सब कुछ बदलने का फैसला किया। वो अब वैसा नहीं रहना चाहता था जैसा वो अभी था। वो अब खुद का एक बेटर वर्जन चाहता था, लेकिन इसके लिए उसकी जंग थी उसके डर से। हाँ, यही डर जिसने उससे उसकी ट्रेनिंग को छुड़ाया था और उसके सपने को पूरा नहीं होने दिया था। डेविड उस वक्त के बारे में कहते हैं कि उस वक्त कोई मेरे खिलाफ नहीं था, सिर्फ मैं ही था जो खुद के खिलाफ था, खुद को रोक रहा था। और मैं जानता था कि ऐसी सिचुएशन में कोई मेरी मदद करने नहीं आएगा। यहाँ वो समझ गया कि सब खेल डर का है। उसने एक लिस्ट बनाई जिसमें वो सबसे ज्यादा जिससे डरता था टॉप पर था उसका वो जालिम बाप जिससे भागकर वो बचपन में आया था। पिछले कई सालों में कभी वो अपने पिता से नहीं मिला, लेकिन इस बार क्योंकि उसे अपना डर खत्म करना था वो अपने उस पुराने गांव गया जहां उसने अपने पिता को कॉन्फ्रंट किया। इस बार स्थिति अलग थी, लेकिन फिर भी उसने कॉन्फ्रंट तो किया, जिससे उसके पिता का जो एक जुल्म वाला डर था वो निकल गया। बचपन में उसे उसके क्लासमेट्स हमेशा बुली करते थे, बहुत परेशान करते थे, चिढ़ाते थे। इस डर को निकालने के लिए वो उस नेवी सील के ट्रेनिंग कैंप पहुंचा।
जहां उसने नेवी सील ज्वाइन करने की बात बोली। इसके बाद उसके इस बात पर दूसरे रिक्रूटर्स हंसने लगे और यहाँ पर उसे वो बचपन वाला डर याद आ गया जब सब उस पर इसी तरह हंसते थे। लेकिन इस वक्त वो भागा नहीं, बल्कि सबको बोला कि मैं क्वालिफाई होने के लिए अपना 100 पाउंड वजन यानी लगभग 45 केजी वजन कम कर लूंगा। उस वक्त वो बहुत ज्यादा मोटा था, 130 किलो से भी ज्यादा, और इसी पर सब हंस रहे थे। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए वजन एटलीस्ट 85 केजी रहना चाहिए, और वो भी 3 महीने के अंदर उसे इतना वजन कम करना था। जब उसने सबके सामने ये बात बोली तब उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो ये कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन उसने हिम्मत करके बोल दिया। अगले दिन उसने जिम जाना शुरू किया, लेकिन पहले दिन उसे बहुत तकलीफ हुई और वो कुछ भी खास नहीं कर पाया। वो घर आया, बहुत रोया, और उस वक्त उसे अपनी जिंदगी का फ्लैशबैक दिख रहा था कि कैसे समय समय पर जिंदगी ने उसे हर्ट किया है। यहाँ से अब हार मानना सब कुछ गंवाने जैसा था। वो बंदा अगले दिन से अपनी हार्डकोर ट्रेनिंग शुरू करता है, जहाँ वो हर दिन रनिंग करता है, और इसके बाद और ज्यादा कैलोरीज बर्न करने के लिए वो साइकिलिंग भी करना शुरू कर देता है। उसे हर हाल में अपना बॉडी वेट कम करना ही था, इसलिए वो कई बार खाना तक नहीं खाता था, भूखे पेट सोता था। उसने वो 3 महीने बहुत दर्द और तकलीफ सही। आदमी बदल चुका था, एक बेटर वर्जन में अपडेट हो चुका था, लेकिन आगे कुछ और भी होने वाला था जो उसे परेशान करेगा। डेविड ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। इस 3 महीने में वो रिक्वायरमेंट वेट पर पहुंच गया। उसने अपना 45 केजी वेट कम कर लिया, जिससे वो नेवी सील ट्रेनिंग में एंटर करने के लिए एलिजिबल हो गया। मगर उसे अब पता चलेगा जब वो इस ट्रेनिंग को करीब से देखेगा। यूएस की नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है, जो करीब 30 महीने की होती है। लेकिन इन सब में भी सबसे मुश्किल दौर होता है द हेल वीक, यानी हद पार नरक वाली सजा के बराबर ट्रेनिंग, जिसे पार करना फाइनल स्टेज होता है नेवी सील ट्रेनिंग को क्लियर करने का, जिसमें सोने भी नहीं दिया जाता। डेविड ने 30 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट की, और जब वो उस हेल वीक की ट्रेनिंग कर रहा था उस दौरान उसे निमोनिया हो गया, जिस वजह से वो बाहर हो गया। लेकिन अब तक उसका हौसला टूटा नहीं था। उसने दोबारा ट्राई किया, लेकिन इस बार भी उसे स्ट्रेस फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उसे इस बार भी बाहर होना पड़ा। अब उसके लिए ये नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उसके माइंडसेट में एक एम क्लियर था कि कैसे भी करके उसे ये ट्रेनिंग तो क्लियर करनी ही है। जब से उसने उस महज 3 महीने के दौर में अपना इतना वजन कम किया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, तब से उसका बिलीफ हो गया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर वो उस नामुमकिन काम को अंजाम दे सकता है तो वो इस हेल वीक को भी पार कर सकता है। उसने तीसरी कोशिश की, और ये उसकी आखिरी कोशिश थी, और बहुत ब्रेवली इस अटेम्प्ट में उसने इस हेल वीक को पार कर लिया। अब सिर्फ डेविड नेवी सील नहीं था, बल्कि वो पहला ऐसा बंदा था जिसने यूएस मिलिट्री से निकलकर नेवी सील को ज्वाइन किया था। इससे पहले इतनी कड़ी चुनौतियां किसी ने पार नहीं की थी। दोस्तों, डेविड की कहानी लिखते वक्त और अब आप सभी को बोलते वक्त कसम से मैं खुद इतना मोटिवेट हो गया हूँ कि अगले 1 महीने तक मैं खुद जरा भी डिमोटिवेट नहीं होने वाला हूँ। ये जर्नी अभी एंड नहीं हुई है, इसकी एंडिंग कंप्लीट सुनकर जाना। कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का पता चलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जब ये बंदा नेवी सील मेंबर हो जाता है तो उस दौरान एक फ्लाइंग ऑपरेशन के वक्त डेविड के कुछ दोस्त हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं। तो उस वक्त ये डेविड के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। डेविड जब उनकी फैमिली की हालत देखता है तो टूट जाता है। जितने भी सोल्जर्स की डेथ हुई थी उन सबकी फैमिली के लिए डेविड मनी राइज करना चाहता था। वो बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करता है। शुरू के 1-2 रेसेस में वो बुरी तरह हार जाता है और जख्मी भी होता है, लेकिन 2006 में हवाई में हुए ट्रायथलॉन में वो सेकंड आता है, जो 3 दिन का अंडर वाटर रेस था। उसने वॉरियर फाउंडेशन में $2 मिलियन राइज किए उन सभी सोल्जर्स की फैमिली के लिए जो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रगल ना कर पाए, उनके घर खाने की कमी ना हो और बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह पूरी हो सके। दोस्तों, डेविड आज लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है और दुनिया के सबसे टफेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं, और ये बात बेशक हम बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। लेकिन ये बंदा एक रिकॉर्ड तोड़कर सफलता हासिल करके मानने वालों में से कहाँ था। 2013 में हुए एक कॉम्पिटिशन में, जो कि था 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप लगाने का रिकॉर्ड, उसमें ये बंदा 17 घंटे में 4030 पुलअप लगाकर ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेता है, और 2 सालों तक इसका ये रिकॉर्ड बरकरार रहता है। लेकिन इससे पहले 2010 में एक रूटीन चेकअप के दौरान डेविड की बॉडी के बारे में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज पता चलती है। डेविड की बॉडी में जन्म से एक दोष था, उसके हार्ट के एट्रियल चैम्बर में होल था, इन शॉर्ट उसके दिल में छेद था। ये खबर जैसे ही निकली आग की तरह फैल गई। किसी बंदे के दिल में अगर छेद हो तो कई बार वो ऑक्सीजन लेने को भी स्ट्रगल करता है, लेकिन ये बंदा तो अलग ही तूफान था। 3 महीने में 45 किलो वजन कम किया, नेवी सील जैसी इतनी टफ ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, अंडर वाटर रेसेस में टॉप रैंक लेकर आया और कई सारे वर्कआउट रिकॉर्ड बनाए। कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि
कि ये बंदा दिल में छेद होने के बावजूद दुनिया के सबसे टफ लोगों में कैसे शामिल हो गया। दोस्तों, मैं बहुत टाइम से ऐसी ही किसी बवाल तूफानी रियल लाइफ टफेस्ट सक्सेस स्टोरी खोज रहा था और फाइनली मैं इस कहानी को मेरी जिंदगी की वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी कहूंगा जो मैंने जानी है। इससे पहले मैंने कुछ इसी बंदे की कहानी पर बायोपिक वीडियोस देखे थे, मगर उनमें 100% सच्चाई नहीं थी। असली चीज जो एक इंसान को इनसे सीखनी चाहिए, ऐसी कई चीजें स्किप की गई थी। आफ्टर इट मुझे नहीं लगता आज के बाद कभी आप बहाने बनाओगे, क्योंकि जब भी बहाने बनाने और गिव अप करने का मन करेगा, डेविड की स्टोरी याद कर लेना। और अगर कभी मोटिवेशन की कमी आए तो एक बार फिर से हाईली मोटिवेट होने के लिए ये वीडियो दोबारा देख लेना। दोस्तों, इस जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए बस अपने आप पर भरोसा रखो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस वीडियो ने अगर तुम्हारा माइंडसेट बदला है तो एग्री करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना। और अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ऐसी और भी तूफानी आग लगा देने वाली वीडियोस के लिए और अपनी जिंदगी बदलने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बवाल मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।